जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्लास 11 के ऐसे छात्र छात्राओं के लिए जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स को रखा है। आज के इस वीडियो में हम लोग टारगेट 20 डेज़ का हम लोग लेकर चल रहे हैं और आज हम लोग करने वाले हैं डे 10, यानी कि अभी तक हम लोगों ने डे 9 को कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग डे 10 को कंप्लीट करेंगे, यानी कि 10 दिन का टारगेट हम लोगों का पूरा हो जाएगा, यानी कि 50% सिलेबस को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। इस वीडियो में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट सवाल देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। अगर आपको हिस्ट्री नहीं देखना है, ज्योग्राफी देना है तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, या पॉलिटिकल साइंस को देखना है तो आप वीडियो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स देखना है तो टाइमिंग के हिसाब से आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल, पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि मध्यकालीन यूरोप की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सामंतवाद। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि गौथिक शैली का विकास हुआ है। अब ये जो गौथिक शैली है इसका विकास कहाँ पर हुआ है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस में हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि शॉर्लमैन कहाँ का शासक था। अब ये जो शॉर्लमैन था ये कहाँ का शासक था, तो ये शासक था फ्रांस का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। इसमें कहा गया है कि सामंतवाद शब्द किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जर्मन। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। इसमें कहा गया है आपसे कि फ्यूड शब्द का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ज़मीन का टुकड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि जर्मनी के किस जनजाति ने गॉल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया। तो सही जवाब हो जाएगा फ्रैंक जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा गया है कि नरमंडी के राजकुमार ने कब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था। सही जवाब हो जाएगा आपका 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे। इसमें कहा गया है कि पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था। सही जवाब हो जाएगा प्रथम वर्ग में। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिजात वर्ग से संबंधित सही कथन है। राइट आंसर हो जाएगा अभिजात वर्ग का अपनी संपदा पर अस्थायी तौर पर नियंत्रण था। वे अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, वे अपनी स्वयं के न्यायालय लगा सकते थे और अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर सकते थे। तो उपरोक्त में से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे कि मेनर शब्द किस शब्द से संबंधित है। तो मेनर शब्द जो है वो घर से संबंधित है। नाइट कौन था आपको बताना है। अब ये जो नाइट थे वो एक सैनिक थे। ऑप्शन नंबर बी था हो जाएगा। फीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है, आपको पहचाननी है। तो फीफ के बारे में यहाँ पे जो गलत कथन है, फीफ एक विशाल सेना थी, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पॉप थे, वे कहाँ रहते थे। राइट आंसर हो जाएगा रोम में। वो कहाँ रहते थे, रोम में रहते थे। अगले सवाल पे आते हैं। चर्च को एक वर्ष के अंतराल पर कृषकों को उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, उससे क्या कहा जाता था। तो उसको क्या कहते थे ये आपको बतानी है। टीथ, है ना, कभी कभी पूछा जाता है कि टीथ क्या है, तो एक कर था। आबेस हिल्डगार्ड कौन थे। तो आबेस हिल्डेगार्ड कौन था आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा संगीतज्ञ। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे कि भिक्षुओं को ऐसा समूह जिसने 13वीं सदी में मठ में ना रहने का निश्चय किया, उन्हें किस नाम से जाना जाता था। तो उनको जाना जाता था फ्रायर के नाम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कि बेनेडिक्टिन क्या है। सही जवाब हो जाएगा मठों में भिक्षुओं के लिए हस्तलिखित पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है आपसे कि मोनेस्ट्री शब्द किस भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक। क्या हो जाएगा, ग्रीक हो जाएगा। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ। तो सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में 11वीं सदी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था। तो इंग्लैंड में जो कृषक विद्रोह हुआ वो हुआ 1381 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये था आपके हिस्ट्री के टॉप 20 सवाल। अब आइए ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देख लेते हैं।
स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी के ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल है कि सतलुज नदी को मानसरोवर के निकट राक्षस ताल में किस नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर आपका ए, लोंग चेन खम्बाब। ऑप्शन नंबर ए। सतलुज नदी कैसी नदी है आपको बतानी है। अब ये जो सतलुज है वो कैसी नदी है, तो पूर्ववर्ती नदी है। इसको कैसे बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33 पे। देखिए इसमें कहा गया है आपसे भांगड़ा नांगल परियोजना पोषण किस नदी के द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो सतलुज नदी द्वारा किया जाता है। अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध नदी का नाम आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा आपका गंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं गंगा नदी का उद्गम किस राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ने का सोचेंगे, ताकि आप लोगों का जो है सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 पे। सतोपथ हिमनद में किस नदी का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है आपका भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र का आपको नाम बताना है। तो भारत का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो हो जाएगा आपका गंगा। ऑप्शन नंबर बी। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है, ठीक है, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो आपको बतानी है। तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो हो जाएगा 2525 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले सवाल पे कि भारत में गंगा नदी का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत में गंगा नदी का कुल क्षेत्रफल 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंगा की प्रमुख सहायक नदी कौन है जो इसके दाहिने तट पर मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगंगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो यमुना नदी का जो उद्गम होता है बंदरपूंछ से होता है। ठीक है। चंबल नदी का उद्गम किस पठार से होता है। चंबल नदी का जो उद्गम होगा वो मालवा के पठार से होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो गांधी सागर बांध जो बनाया गया वो कहाँ पे बनाया गया ये आपको बतानी है। तो चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है अरुण किस नदी की मुख्य धारा है आपको बतानी है। तो ये जो अरुण है वो कौन सी नदी की मुख्य धारा है। तो ये कोशी नदी की मुख्य धारा है। सप्तकोशी संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बतानी है। तो ये अरुण से संबंधित है। उसके बाद आपको बतानी है कि रामगंगा जो है वो कहाँ से निकलती है। रामगंगा कहाँ से निकलती है, ये गैरिसन के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है आपका 53। बंगाल का शोक जो है वो किसको कहते हैं। सौरव ऑफ बंगाल। ठीक है, किसको कहा जाता है वो हो जाएगा आपका दामोदर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का शोक आप लोगों को पता ही है किसको कहा जाता है, तो कमेंट में छाप दीजिए जल्दी सा। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है शारदा या सरयू नदी का उद्गम हिमालय से है। कौन से हिमालय से है ये आपको बतानी है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका नेपाल हिमालय से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका चेमायुंगडुंग हिमनद से। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम स्थान पर किस नाम से जानी जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वहाँ पर वो किस नाम से जानी जाती है। तो सांगपो के नाम से जानी जाती है। कभी कभी बोला जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है। तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी नहीं है। कौन पूर्ववर्ती नदी नहीं है वो आपको पहचानना है। तो सुबनसिरी। ठीक है, बाकी सब जितनी भी नदी है वो पूर्ववर्ती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसमें बांग्लादेश को इसको मेघना कहा जाता है। ठीक है, कौन क्या कहता है, मेघना कहा जाता है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है आपका गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई सवाल है ये, तो इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए गोदावरी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो है गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई होगी वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो गोदावरी नदी की जो कुल लंबाई होगी वो हो जाएगी आपका 1465 किलोमीटर। ठीक है।
प्राणहिता और मंजारा किस नदी की सहायक नदी है, ये बताना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी की सहायक नदी है। पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये जो हो जाएगा आपका कृष्णा नदी हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो कावेरी नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो रिपब्लिक नामक पुस्तक का लेखक आपको यहाँ पर बताना है। तो रिपब्लिक नामक पुस्तक का जो लेखक होगा वो हो जाएगा आपका प्लेटो। ठीक है। दूसरा सवाल है प्लेटो के जो गुरु थे वो कौन थे, तो प्लेटो के जो गुरु थे वो थे अरस्तु। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है, तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का जो लेखक है वो हो जाएगा आपका अरस्तु। ठीक है। अगला सवाल है किसने कहा कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, तो किसने कहा था कि राजनीति सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है, तो अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट आते हैं किसे नई राजनीति का पिता कहा गया, तो किसे कहा गया था, तो मैकियावेली को। राजनीति शब्द का अर्थ क्या होता है, तो राजनीति शब्द का जो अर्थ होता है सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। ठीक है। राजनीति का अर्थ होता है सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा था, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा है महात्मा गांधी ने, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे कि सर्वप्रथम किस देश में संघात्मक शासन की स्थापना हुई थी, तो सर्वप्रथम जो हुआ था वो कनाडा में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 9 पे। अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से एक ऐसा प्राणी बताया है, तो अरस्तु ने मनुष्य के स्वभाव से बताया है सामाजिक प्राणी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न में से किसने राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा है, ठीक है। कैटलिन ने, किसने कहा है, कैटलिन ने कहा है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि आधुनिक काल में सर्वप्रथम यह किसने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है, तो किसने यह सिद्ध किया था, तो रूसो ने सिद्ध किया था। पावर इज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट किसकी रचना है, तो ये जो रचना है आपको बतानी है। तो ये रचना किसका है, मुसोलिनी का रचना है, याद रखिएगा। किसने कहा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, तो किसने कहा था कि राज्य जो है वो एक प्राकृतिक संस्था है, तो ये कहा था अरस्तु ने। किसके अनुसार इतिहास जड़ है राजनीतिक फल है, इतिहास जड़ है और राजनीति फल है, ये बात किसने कहा था, तो ये बात कहा था सिल ने। किसने कहा था, सिल ने कहा था। हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है, तो हॉब्स को जो जाना जाता है वो जाना जाता है राजनीतिक दार्शनिक के रूप में। राजनीतिक सिद्धांत के कार्य क्या हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत के जो कार्य हैं वो हैं आपका वर्णन, व्याख्या, समालोचना और पुनः निर्माण। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद एक अगला सवाल देखिए ध्यान से कि सोबयान ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 1937 में कहा कि एक अच्छी राजनीतिक सिद्धांत में 3 तत्व शामिल होते हैं, वे तत्व कौन से हैं, तो वे जो तत्व हैं वह है तथ्यात्मक, मूल्यांकनात्मक और कारणात्मक तत्व। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे कि राजनीतिक सिद्धांत के 2 प्रमुख अंग क्या हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत के 2 प्रमुख अंग हैं राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कहा गया है राजनीतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो राजनीतिक विज्ञान के जो जनक है वो हो जाएगा अरस्तु। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए अब हम लोग करने वाले इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल होगा इकोनॉमिक का कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने किस अर्थव्यवस्था को अपना लिया था, तो भारत ने जो अर्थव्यवस्था को अपनाया वो था आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान रखना है आप सभी को। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो विश्व बैंक का जो दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये सब। भारत ने आर्थिक संकट के समय किन 2 संस्थाओं से ऋण लिया था, तो भारत ने आर्थिक संकट के समय जो ऋण लिया था वो IMF और IBRD से लोन लिया। नेक्स्ट है आपका नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई, तो नई आर्थिक नीति की जो घोषणा की गई 1991 में किया गया था। ध्यान रखना है आप सभी को। 1991 से आरंभ की गई आर्थिक नीति के कितने उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था, तो ये किया गया था 6 उद्योगों को। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उद्योगों को सरकार अपने पास रखती है, तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है आपका बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा कितने प्रतिशत कर दी गई है, तो बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की जो प्रतिशत है वो 74 है। ठीक है, ध्यान रखना है आप सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा कर सुधार नहीं है, कर सुधार नहीं है ये आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, धन का अवमूल्यन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
इसके बाद ये वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम जीएसटी कानून कब पारित किया गया? तो ये पारित हुआ था 2016 में। ठीक है, ध्यान रखना है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो ये भी लागू हुआ था आपका 2017 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं। भुगतान संतुलन की समस्या से निदान के लिए मुद्रा का प्रथम अवमूल्यन कब किया गया? यानी मुद्रा का प्रथम बार अवमूल्यन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो 1991 में। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक यानी IBRD को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो और नाम से जाना जाता है विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। LPG का जो अर्थ होता है वो आपको बतानी है कि क्या होगा। इसका सही हो जाएगा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पहचानना है कि इनमें से कौन जो है वो निजी कंपनी है। तो यहाँ पर जो निजी कंपनी आपका होगा टाटा स्टील कंपनी, जो है एक निजी कंपनी है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है, कभी कभी इसको अंग्रेजी में पूछ लेगा। WTO का जो है स्थापना कब किया गया था? तो सही जवाब इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1995 में किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्यक्तियों की आय पर लगाया गया जो कर है वो क्या कहलाता था? व्यक्तियों की आय पर जो लगाया गया कर है वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है, यानी कि डायरेक्ट कर कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा कि गैट की स्थापना कब हुई थी? तो गैट की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? वो हुई थी आपका 1948 में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल आपका, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका वैश्वीकरण। क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। तो ये था आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल इकोनॉमिक्स के। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे।